अब शुरू करेंगे रोटेशनल डायनेमिक्स का आगे वाला पार्ट। देखो, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ले चुके हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक बार शॉर्ट में रिपीट कर देता क्योंकि पूरे चैप्टर में हमको यही पढ़ना है। फॉर्मूला था I इज इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस mn rn स्क्वायर, या फिर हमने लिखा था I इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 to n। ठीक है, m I r I स्क्वायर। तो पहले I की वैल्यू 1 डालो, फिर I की वैल्यू 2 डालो, प्लस की साइन से सेपरेट करते जाओ। तो ये फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और यही उसकी डेफिनेशन थी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज द सम ऑफ the product of mass of each particle. This is mass of each particle and square of the distance from the axis of rotation। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला भी बताया था कि अगर हम एलिमेंट कंसीडर करें, जैसे मैंने डिस्क की डायग्राम बनाई थी, ये है सिलेंडर और समझो इस एक्सिस के अराउंड वो रोटेट हो रहा सपोज, तो एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे। इसका एलिमेंट अगर कट करूं तो बनेगा एक डिस्क, समझो उसका मास है dm और डिस्टेंस है r। तो अगर सिंगल पार्टिकल का मास और डिस्टेंस पता है तो ये फॉर्मूला यूज करना। अगर एलिमेंट एक और उसका डिस्टेंस पता है तो इंटीग्रेशन करना यूज। समेशन की जगह खाली इंटीग्रेशन, ये भी एडिशन है, ये भी एडिशन है। m की जगह सिर्फ dm आएगा और r स्क्वायर वैसे ही रहेगा, r स्क्वायर dm। ये फॉर्मूला यूज करना। पार्टिकल दिए रहे जैसे यहाँ लिखा है तो ये वाला, और अगर एलिमेंट का मास और डिस्टेंस दिया है तो ये वाला। फिर से बता रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंपल मीनिंग होता अपोजिशन। जो क्रिएट करेंगी कौन सी बॉडी? रोटेटिंग बॉडी। तो लीनियर मोशन में जो काम मास कर रहा अपोजिशन का, वही काम रोटेशनल मोशन में कौन कर रहा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लीनियर मोशन में इनर्शिया बोलते हैं, रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये भी समझाया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन फर्स्ट मास ऑफ द बॉडी, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो भी समझाया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ द बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसे है वो। एंड थर्ड, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, और याद रखना ये जो थर्ड पॉइंट है वो इसी के साथ रिलेटेड है। पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन बदला मतलब क्या बदल जाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बदल जाएगा। तो वो मैंने आप लोगों को पूरा समझाया है, इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। यूनिट और डायमेंशन भी बता देता। यूनिट मास का केजी, डिस्टेंस का मीटर पर उसका स्क्वायर है तो केजी मीटर स्क्वायर, और सीजीएस यूनिट आएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बीच में गैप या डैश देन। ठीक है, डायमेंशंस m1 l2 t0, ये हो गए डायमेंशन। और याद रखना ये लिखा नहीं है पर इट इज अ टेंसर क्वांटिटी व्हिच इज नाइदर वेक्टर नॉर स्केलर। ये फिर थोड़ा सा और इसके बारे में बताया, फिर हम आगे चलेंगे। टेंसर क्वांटिटी का हमको ज्यादा डिटेल में नहीं है, हमको स्केलर वेक्टर से था। एक दो क्वांटिटीज है इसलिए ज्यादा उसको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ याद रखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ टेंसर क्वांटिटी। देख लेते हैं, फिजिकल सिग्निफिकेंस बता देता एक बार और फिर आगे चलेंगे। ये इंपॉर्टेंट है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में नहीं आया तो बोल रहे एक बार फिर से।
मेरे को मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे या फिर कॉल कर सकते। नहीं समझ में आया कि सर कुछ डाउट होगा या फिर समझ में नहीं आ रहा हो तो बोल सकते, क्योंकि अब हम पूरे चैप्टर में अलग अलग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही निकालेंगे। मतलब वो बॉडी कितना अपोजिशन क्रिएट करेंगी रोटेशनल मोशन के लिए, वो हम फाइंड आउट करने वाले हैं। देखो अब देखो फिजिकल सिग्निफिकेंस एक बार फिर से बदल देता। लीनियर मोशन, हाँ ये फॉर्मूले हमारे पहले ही हो चुके हैं। लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, फिर फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। अब देखेंगे रोटेशनल मोशन। ये लीनियर मोशन के लिए था, ये रोटेशनल मोशन के लिए। काइनेटिक एनर्जी हम लोग निकाल चुके हैं, इससे पहले डिराइव किया है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये हम लोग डिराइव कर चुके हैं। ठीक है, ये हम करने वाले हैं बाद में। तो लीनियर मोशन के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, रोटेशनल मोशन के लिए कपल ऑफ टू फोर्सेस लगाना पड़ेगा, दैट इज टॉर्क अप्लाई करेंगे। टॉर्क एम की जगह आई और ए की जगह अल्फा, ये हम लोग डिराइव करेंगे बाद में। तो तीनों इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये फर्स्ट ये सेकेंड और ये थर्ड। तो हम फर्स्ट वाला डिराइव कर चुके हैं ये। ठीक है, नाउ लीनियर मोमेंटम की जगह आएगा एंगुलर मोमेंटम, उसका फॉर्मूला जैसे m है तो यहाँ आएगा i, ये ओमेगा। देखो तो देखो ध्यान से अगर देखेंगे हम लोग तो जहां जहां पे मास है, मास मतलब इनर्शिया, लीनियर मोशन में जिसको हमने इनर्शिया बोल रहा था यानी अपोजिशन, यहाँ पे मास है यहाँ पे मास है, उसी जगह देखो वहां पे आया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी अपोजिशन इनर्शिया ही है, अपोजिशन ही है रोटेशनल मोशन में। मास और इनर्शिया, सॉरी इनर्शिया, मास इनर्शिया है लीनियर मोशन में, यहाँ ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रोटेशनल मोशन में। तो कोई भी इक्वेशन लिखना, नोट्स में हमने ये लिखा है, आप चाहे तो ये पेयर भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन, इसको इक्वेशन ये लिखा है तो ये कोई भी है, दिस इज इक्वेशन 1 एंड सपोज दिस इज इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कंपैरिजन करके लिखना है। कोई भी ले सकते हैं, आप चाहे तो ये पेयर ले सकते हैं, आप चाहे तो ये पेयर ले सकते हैं, आप चाहे तो ये पेयर ले सकते हैं, हमने ये लिया ये नोट्स में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से दैट मास इन लीनियर मोशन इज एनालॉगस, यानी सेम है एज कंपेयर्ड टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन, यानी मास जो काम कर रहा लीनियर मोशन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही काम कर रहा रोटेशनल मोशन में, अपोजिशन का। तो बॉडी को आप जब रोटेट करने की कोशिश करेंगे या रोटेटिंग बॉडी को आपको रोकना है तो अब क्या लगाना पड़ेगा, टॉर्क। तो आप जब टॉर्क लगाएंगे तो वो बॉडी आपको अपोज करेंगी एंड दैट अपोजिशन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई भी मशीन अगर डिजाइन कर रहे हैं जहां बॉडी कोई अंदर व्हील है या कोई पार्ट रोटेट हो रहा होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना जरूरी है कि उसको कितना पावर देना है, कितना टॉर्क लगाना है, उसी के हिसाब से अपने को एनर्जी उसको सप्लाई करनी पड़ेगी या पावर उसको सप्लाई करना पड़ेगा। ट्रैक्टर का इंजन बड़ा रहता है, टू व्हीलर का इंजन छोटा रहता है, टू व्हीलर में मास कम है, व्हील जो रोटेट करते हैं या मशीन पार्ट जो मूव कराने हैं, ऐसे लॉजिक याद रखते हैं। तो देखो तो कोई भी इक्वेशन लिखना कि मास इन लीनियर मोशन इज एनालॉगस टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन, ये था उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। देखो अब आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर से बता दिया एक बार शॉर्ट में, जस्ट उसकी रिवीजन हो गई। अब देखो अब देखेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन, ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान दो। बस ये लास्ट अब डेफिनेशन है समझो, उसके बाद चैप्टर डेरिवेशन शुरू, चैप्टर शुरू, और पूरे इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन। या सपोज एक स्फीयर है जो इस एक्सिस के राउंड रोटेट हो,
सॉलिड स्फीयर रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है, सॉलिड स्फीयर बना के इस एक्सिस के अराउंड वो रोटेट हो रहा है। सपोज इसका मास है m, ठीक है, सो m इज द मास ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पता है अपने को बॉडी स्फीयर है, तो आप चाहे तो स्फीयर लिख सकते हैं, मास ऑफ द बॉडी इट इज कैपिटल M एंड I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो फिर से मैंने बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब किसी बॉडी को अगर आप रोटेट कर रहे हैं तो वो बॉडी अपोजिशन क्रिएट करेंगी, दैट अपोजिशन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये मेटल स्फीयर रोटेट हो रहा, इसका अपोजिशन कितना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, r। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू I और m क्या है, मास। अब हम क्या करेंगे, देखो एक्सिस वही रख रहे हैं हम लोग, एक्सिस ऑफ रोटेशन वही है, एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है और q है वो भी समझना पूरा अच्छे से। इस बॉडी को हटा दो, अब एक सिंगल पॉइंट लो, ये है वो सिंगल पॉइंट जिसका मास कैपिटल M है, जितना किसका मास था, बॉडी का मास, उतना ही मास उस सिंगल पॉइंट का होना चाहिए। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सिंगल पॉइंट का मास एक बॉडी के मास जितना हो सके, बट इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, समझना। तो हमने क्या किया, ये बॉडी पूरी की पूरी हटा दी, अब उसकी जगह एक्सिस वैसे ही रखा है और हमने उस बॉडी के मास के जितना एक पॉइंट मास लिया है और यहां इसको धागे से बांध दिया, समझो इस पॉइंट मास को धागे से बांध दिया, ये है हमारा पॉइंट मास और उसका मास कैपिटल M है, जितना मास उस बॉडी का था उसको हटा के हमने एक सिंगल पॉइंट मास लिया है, ठीक है। अब देखो हम कर क्या रहे, एक मिनट, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो प्रॉब्लम नहीं जाएंगे। ये देखो ये फिर से हमारे काम आएगा, ये देखो ये है, ये दिख रहा, ये ब्लैक, ये हेड, ये पॉइंट मास है हमारा और ये वो धागा, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूं, ठीक है, तो मास, अब इसको बॉडी को भूल जाओ एक बार, ठीक है, इस पे ध्यान दो। अब इसकी ये रेडियस है, अगर मैं इसकी रेडियस ऐसे घुमा रहा, अभी ये देखो ऐसे, ठीक है, ये घूम रहा ना ऐसे, ये मास, ये उसकी रेडियस और हम उसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ तो भी होगा, मास को अगर हम रोटेट कर रहे हैं फिक्स एक्सिस के अराउंड तो कुछ ना कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे। मैंने बोला था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता मास पे, तो मास है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। पिछले वीडियो में एग्जांपल के थ्रू बताया था कि जितना मास वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना ज्यादा क्या रहेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं चेंज कर सकता, या तो दूर लेके जा सकता, रेडियस बढ़ा दिया देखो, या कम करके सामने भी ला सकता, देखो ये कम कर दिया, ये रेडियस कम कर दिया, अभी रेडियस कम है, दिख रहा क्लियर, ये देखो रेडियस कम है अभी, और मैं चाहूं तो इसको रेडियस बढ़ा सकता इतनी, तो इसको रोटेट कर सकते बड़ी रेडियस में भी आप लोग, ठीक है। तो अगर मैं चाहूं तो इसकी रेडियस बढ़ा भी सकता और इसकी रेडियस कम भी कर सकता, सच दैट इस सिंगल पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों क्या हो जाने चाहिए, सेम, ठीक है। तो सुनना क्या कर रहे हैं, तो स्फीयर का मास है समझो 10 kg, तो हमने एक ऐसा पॉइंट लिया जो कि पॉसिबल नहीं है, जिसका मास है 10 kg, ठीक है। पहले हम रेडियस इतनी सी रखेंगे, ये 10 kg मास, इसको रोटेट करो, यहां लिख लेते नंबर, समझो मास था 10 kg और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है समझो 5 kg मीटर स्क्वायर, सपोज जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। तो मैंने एक पॉइंट मास लिया जिसका मास कितना kg है, 10 kg। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का 5 है, तो मुझे इस सिंगल पॉइंट मास का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 करना है। कैसे कर पाएंगे, देखो, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, रेडियस एकदम कम रखेंगे, इसको रोटेट करना शुरू करेंगे, ठीक है। रोटेट करना शुरू किया, देखो रेडियस कम है, तो मास एक्सिस से क्लोज है, डिस्ट्रीब्यूशन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, मान लो अभी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 है, फिर हम थोड़ी रेडियस बढ़ा रहे हैं, देखो अब रोटेट कर रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा बढ़ गया, क्यों बढ़ गया, क्योंकि मास देखो वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, समझ में आ रहा है। याद रखना कि मास जितना वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा उतना ज्यादा अपोजिशन, उतना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
पहले 1 था, अब हो गया 2, फिर मैं और थोड़ी रेडियस बढ़ा दिया, देखो और दूर चले गए, अब रोटेट कर रहे हैं, मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 3, अब मैं और थोड़ा दूर जा रहा और रेडियस बढ़ा दिया, अब मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 5, अब मैं और दूर गया और रेडियस बढ़ गई, देखो अब मैं रोटेट कर रहा, मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया 5। जहां इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इस सिंगल पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाए, वहां रुक जाओ। एट दैट टाइम एक्सिस से लेके उस पॉइंट मास तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलते रेडियस ऑफ गायरेशन, के से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, एक बॉडी कंसीडर किया जिसका मास m है, सपोज 10 kg, और वो बॉडी इस एक्सिस के राउंड रोटेट हो रही, ठीक है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है समझो 5। अब हम क्या करेंगे, सुनो, एक्सिस वही रखा है, जितना बॉडी का मास था 10 kg उतना ही हमने एक छोटा सा पॉइंट मास लिया है, ये दिख रहा ना, इतना छोटा सा एक पॉइंट मास लिया है, यानी स्टोन है समझो, जिस एकदम छोटा सा पॉइंट मास, जो पॉसिबल नहीं है, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, कंपैरिजन के काम आएगा, कैसे काम आएगा वो बता रहा। तो ये है पॉइंट मास जिसका मास सेम बॉडी जितना ही है। अब मैं इसको रोटेट करना शुरू करूंगा और इसकी रेडियस बढ़ाते जाऊंगा, डिस्टेंस बढ़ाते जाऊंगा एक्सिस से। मैं डिस्टेंस बढ़ा रहा तो क्या बढ़ा रहा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कब तक, जब तक मुझे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितना नहीं मिल जाता। तो जहां दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो गया वहां रुक जाओ, उस टाइम पे इस डिस्टेंस को, एक्सिस से लेके उस पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। मीनिंग डेफिनेशन समझ लो, फिर आगे उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि वो क्यों दे रहे हैं हम लोग। ये देख लो पहले, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट मास लिया, हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, उसको रोटेट करते जा रहे हैं और धीरे धीरे उसकी रेडियस, ये देखो रेडियस यहाँ से आगे बढ़ाते जा रहे हैं। कब तक बढ़ेंगे रेडियस, जब तक इस पॉइंट मास का, ये जो मेरे हाथ में है ये पॉइंट मास और एक्सिस, ठीक है, ये डिस्टेंस है रेडियस ऑफ गायरेशन। कब तक ये बढ़ाते जाएंगे डिस्टेंस, जब तक इस मास का कैपिटल M बॉडी का जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तब जब तक उस मास का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं हो जाता तब तक इसको आगे बढ़ाते जाएं। जब सेम हो जाए तो रुक जाओ। तो ये एक्सिस है और ये पॉइंट मास, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन सुनना पहले, कॉन्सेप्ट समझ में आया। पॉइंट मास लिया है जिसका मास उस बॉडी जितना ही है, ठीक है, उसको हम रोटेट यहां से करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे उसकी रेडियस बढ़ाते जाएंगे, यानी मास दूर जा रहा है एक्सिस से, यानी मास वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा। अगर मास वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होता जाएगा। जब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ मैच हो जाए, देखो, तब उस डिस्टेंस को बोलेंगे, उस रेडियस को बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। देख क्या है, पहले देखो एक बार, क्या समझ में आएगा। टेक्स्ट बुक में डायग्राम नहीं है, नोट्स में डायग्राम है, समझाने के लिए दिया है, अगर आप लोग बनाना चाहे तो बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन सुन लो, फिर समझाता आगे कि कॉन्सेप्ट कैसा है, क्यों ले रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखो सेम होने तक, ये याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जब तक दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं होता इसकी रेडियस हम बढ़ाते जाएंगे। जहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो गया वहां रुक जाएंगे, तब उस डिस्टेंस को बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। और मास और ये मास सेम होना चाहिए। तो डेफिनेशन में ये दो पॉइंट हमारे आने चाहिए। तो रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द पॉइंट है पॉइंट मास वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। हम सपोज कर रहे हैं कि इस बॉडी का पूरा मास इस सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जैसे बोला वैसे ही ले रहे, समझाते समय जैसे लिया है, ध्यान से सुना वापस डेफिनेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द पॉइंट, उनके बीच में का डिस्टेंस, एंड द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। सपोज कर रहे हैं हम कंसंट्रेटेड है, पर कब तक, सो एज टू पोजेस सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पॉइंट और एक्सिस के बीच में का डिस्टेंस रेडियस ऑफ गायरेशन बोलेंगे
जहां बॉडी का मास और इस पॉइंट का मास सेम है, पर कब? जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का क्या हो जाएगा? सेम। तो वही हम लोग डेफिनेशन में बोल रहे हैं। तो एक बार फिर से डेफिनेशन सुनना और लिख लेना, या तो नोट्स होंगे तो सामने रख लेना। फिर से देखो, रेडियस ऑफ गायरेशन is defined as the distance between फिर से सुनेंगे। Radius of gyration is defined as the distance between the axis of rotation and the point where whole mass of the body is supposed to be concentrated so as to possess the same moment of inertia. देखिए, अब इसका डेफिनेशन एक बार फिर से बोलता, आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना। जितना उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जब तक उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं हो जाता उस पॉइंट मास का, जिसका मास सेम बॉडी के जितना है, जब सेम हो जाए तो वो जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। ध्यान से सुनना फिर से। रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिफाइंड एज, या रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस। इस एक्सिस के राउंड उस बॉडी का क्या निकाल रहे हैं हम लोग? रेडियस ऑफ गायरेशन। ये थोड़ा सा टेक्स्ट बुक टाइप हो गया, ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, या जैसे मैं बता रहा हूं वैसे लिखेंगे तो भी चलेगा। रेडियस ऑफ गायरेशन is defined as the distance between the axis of rotation and the point where whole mass of the body is supposed to be concentrated, पर कब? so as to possess same moment of inertia। जब moment of inertia सेम रहेगा तब उस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन। देख रहे हो, फिर मैं उसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस क्या है वो समझा। तो याद रखो, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी, इस बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन है वो अबाउट अ गिवन एक्सिस। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉडी अबाउट अ गिवन एक्सिस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन। लर्न नहीं करना है, समझो क्या बोल रहा है। डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, पर कब? सो एज टू पोजेस सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा तब हम उस डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन। अच्छा, यूनिट बता देता पहले। डिस्टेंस ये ना, तो यूनिट है मीटर और सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, और डायमेंशन लिखना है तो m0 l1 p0। देखो, फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस समझा। एक बार डेफिनेशन और बोल देता, फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस देखते हैं उसका। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, बॉडी को हटाओ, एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल ही रखा है। बॉडी का जितना मास है उतना ही हमने एक पॉइंट मास कंसीडर किया है, उसको हम रोटेट करना शुरू करेंगे और उसका डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। हम कब रुकेंगे? जब हमारा बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो था पहले, उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका नहीं मिल जाता। ठीक है, जब दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाए और मास भी सेम है बॉडी का और इस पॉइंट मास का, तो इस डिस्टेंस को हम बोल रहे रेडियस ऑफ गायरेशन। फिर से सुनना, रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन, या रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी, बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल रहे हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोमेंट ऑफ radius of gyration of the body about a given axis of rotation is defined as distance between the axis of rotation and the point where whole mass of the body is supposed to be concentrated
so as to possess same moment of inertia. तो हम ये बोल रहे हैं कि हम ये डिस्टेंस को रेडियस ऑफ गायरेशन तब बोलेंगे जब इस पॉइंट मास का मास उस बॉडी जितना होगा और दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा. तो दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन. लास्ट बार सुन लो एक बार डेफिनेशन और रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉडी अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन. अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये दोनों रिलेटेड ही है. कैसे रिलेटेड है फॉर्मूला भी बनाएंगे, पहले ये लिख लो वापस. Radius of gyration of the body about the given axis of rotation is defined as the distance between the axis of rotation and the point where whole mass of the body is supposed to be concentrated so as to possess same moment of inertia. ठीक है, अब कॉन्सेप्ट समझा था वो थोड़ा समझ. तो यूनिट है मास, यूनिट डिस्टेंस, सॉरी यूनिट है मास, यूनिट है मीटर जो भी बताया, क्योंकि इट इज नथिंग बट डिस्टेंस. अब कॉन्सेप्ट समझ लो उसको. हाँ इधर सपोज इसके पहले वाले वीडियो पे एग्जांपल ले रहे. आयरन का बॉल है, डेफिनेटली साइज छोटी रहेगी, 1 kg का. ठीक है, ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, मास है 1 kg. हाँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रहा. तो अब उसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे. तो देखो, एक सिंगल पॉइंट मास लेंगे जिसका मास कितना होगा 1 kg. अब मान लो इसमें कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो हम इसको रोटेट करते जाएंगे, रेडियस बढ़ाते जाएंगे जब तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं हो जाता. तो इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन है समझो k1. ठीक है, अब हम दूसरा स्फीयर ले रहे हैं बट उसका मास हम लोग ले रहे हैं 1 kg. ये हम लोग ले रहे हैं कॉटन का बना हुआ स्फीयर समझो. कॉटन का, ये आयरन का. आयरन की डेंसिटी ज्यादा है तो डेफिनेटली 1 kg छोटी सी जगह में आ जाएगा. कॉटन की डेंसिटी कम होगी, आप कितना भी प्रेस कर लेंगे तो इतना छोटा बॉल तो आप नहीं बना पाएंगे उसका, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है. तो ये है वो 1 kg का बॉल समझो. यस, उसी एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रहा है. अब ध्यान रखो कि फर्स्ट केस में मास 1 kg है, सेकंड केस में भी मास 1 kg है, पर इसकी रेडियस ऑफ गायरेशन थोड़ी सी ज्यादा बड़ी आएगी. क्यों बड़ी आएगी? क्योंकि मान लो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया था 5 kg मीटर स्क्वायर. तो जब तक इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैच नहीं हो जाता तब तक हम लोगों ने रेडियस को बढ़ाया. ये बताया अभी मैंने. और इसके पहले वाले वीडियो में देखा है कि मास जितना वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा रहेगा. अगर इस मेटल स्फीयर का मास समझो 1 kg है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 है, तो इसका मास भी 1 kg है पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा. क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि यहाँ पे 1 kg मास एक्सिस के क्लोज है जबकि यहाँ 1 kg मास एक्सिस से दूर है. ये पिछले वीडियो में समझाया है मैंने आप लोगों को. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो यहाँ 1 kg का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतने डिस्टेंस पे मैच हो गया. अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, धीरे धीरे रेडियस बढ़ाते जाएंगे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैच कब होगा? जब आंसर हो जाएगा 7. तो डेफिनेटली इससे ज्यादा डिस्टेंस आएगा k2. तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितना मास क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड है रेडियस ऑफ गायरेशन उतनी कम, जितना मास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है रेडियस ऑफ गायरेशन उतनी ज्यादा मिलेगी. तो ये उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया. क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है? कि रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू देख के आप ये बता सकते कि मास तो 1 kg है पर जिसकी रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू कम है मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है. जिसकी रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू ज्यादा है मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, मतलब मास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो हम रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू देख के ये बता सकते हैं कि सेम मास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है या क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड है. एक और एग्जांपल बताऊंगा, उसमें आइडिया क्लियर हो जाएगा. फिर से सुनना ध्यान से. हाँ, रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन हमने क्या बोली है? रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन is defined as the distance between the axis of rotation and the point where whole mass of the body is supposed to be concentrated so as to possess same moment of inertia.
तो यहाँ मास 1 kg है, ये 1 kg। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो डेफिनेटली हम जब उसको गोल घुमाना शुरू करेंगे तो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैच हो गया, तो ये होगी रेडियस ऑफ गायरेशन। यहाँ मास उतना ही है 1 kg सेम, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है क्योंकि मास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये यहाँ जाके मैच हुआ, तो डेफिनेटली रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा है। सेम मास बट यहाँ मास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी ज्यादा आई है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखना है रेडियस ऑफ गायरेशन का, तो ये भी क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आया हुआ है। डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन लिखो एंड गिव इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस, और उसका क्या दो, फिजिकल सिग्निफिकेंस दो। तो सबसे पहले हम रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन लिखेंगे और फिजिकल सिग्निफिकेंस में लिखना है इट इंडिकेट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। वो क्या बताएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। सेम मास है पर दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, तो इट विल इंडिकेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। If value of k is small, the mass is closely distributed. If the value of k is large, the mass is widely distributed. अब ये देख लो एक बार, फिर मैं एक एग्जांपल बताता, देखो आप लोगों को उसका आंसर आता है। अगर उसका आंसर आप लोगों को आ गया, मतलब समझना आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया, नहीं तो फिर एक बार वीडियो वापस से देखना ही है। ठीक है, तो इसको मिटा ध्यान दो। एक और एग्जांपल लेते हैं, अब डायग्राम नहीं बनेंगे, सुन लो पहले। देखो मेरे पास 2 स्फीयर है, एक वुड का स्फीयर है और एक आयरन का स्फीयर है। दोनों का मास है समझो 5 kg, ठीक है, 5 kg, दोनों का मास 5 kg है, ठीक है, ध्यान देना। एक वुड और एक आयरन, वुड से बना हुआ एक स्फीयर है, एक स्फीयर आयरन से बना हुआ है, दोनों का मास 5 kg है। ध्यान से देखना, एक रेडियस ऑफ गायरेशन जो आई कर एक्सिस, एक रेडियस ऑफ गायरेशन है समझो 10 सेंटीमीटर और मास इसका 5 kg, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन 10 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है, मास है 5 kg। और ये दूसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है 20 सेंटीमीटर, मास हुई 5 kg। तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन है K1, ये रेडियस ऑफ गायरेशन है K2। देखो फिर से सुनना, समझना। अब एग्जांपल क्या है, एक वुडन स्फीयर है और एक आयरन का स्फीयर है, दोनों का मास 5 kg है, ठीक है। मैंने ये 2 डायग्राम बनाए हैं, एक में पॉइंट मास है 5 kg, दूसरे में भी पॉइंट मास है 5 kg, पर एक में रेडियस ऑफ गायरेशन है 10 सेंटीमीटर और एक में रेडियस ऑफ गायरेशन है 20 सेंटीमीटर। तो बताओ फर्स्ट वाली डायग्राम और सेकेंड वाली डायग्राम कौन सी वुड की है और कौन सी आयरन की? सोचो। तो अभी मैंने बताया रेडियस ऑफ गायरेशन इंडिकेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, दोनों का मास सेम है, तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन क्या बताएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो बताओ ये रेडियस ऑफ गायरेशन किसकी है और ये रेडियस ऑफ गायरेशन किसकी है, 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। पहले ही बता रहा कि रेडियस ऑफ गायरेशन इंडिकेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अगर मास क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो रेडियस ऑफ गायरेशन कम, मास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा। तो बताओ ये वुड का है या आयरन का है, और सेकंड ये किसका है? फिर एक ये अगर वुड का बोलेंगे तो ये आयरन का हो जाएगा, ये आयरन का होगा तो ये वुड का हो जाएगा। दोनों का मास सेम है पर रेडियस ऑफ गायरेशन, डायग्राम नहीं भी देते तो भी चलता। अगर मैं ऐसे भी लिख दूं कि K1 है 10 सेंटीमीटर और K2 है 20 सेंटीमीटर, तो बताओ कौन सी रेडियस ऑफ गायरेशन वुड की है और कौन सी रेडियस ऑफ गायरेशन आयरन की है, वो बताते आना चाहिए। देखो समझो, आंसर सोचो, आगे लेते हैं। तो देखो अगर आंसर आप लोगों ने दिया है तो समझो वुड डेंसिटी कम, डेफिनेटली उसकी साइज बड़ी होगी, ये है समझो वुडन स्फीयर। और ये आयरन डेंसिटी ज्यादा है, मतलब 5 kg कम जगह में आ जाएगा, ये है ये आयरन का स्फीयर। अब देखो सोचो
इसका मास उतना ही है 5 kg, इसका भी मास उतना ही है 5 kg, बट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा क्योंकि मास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बैलेंस करने के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा आएंगी, मास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये हो गया वुड के लिए, और ये फर्स्ट वाला हो गया आयरन के लिए। तो अगर मैं ये सब नहीं भी बताता, सिर्फ रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू दे देता और पूछा होता कि K1 10 सेंटीमीटर, K2 20 सेंटीमीटर, और दोनों स्फीयर का मास सेम है और एक्सिस ऑफ रोटेशन भी सेम है, तो बताओ कौन सी रेडियस ऑफ गायरेशन किसकी है? तो ये वुड की है क्योंकि मास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये आयरन की है बिकॉज मास क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो याद रखना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ज्यादा है, इसका कम है। क्यों मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका ज्यादा है? क्योंकि मास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बैलेंस करने के लिए रेडियस ऑफ गायरेशन भी ज्यादा करनी पड़ेगी, और इसका मास क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम, तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी कम। तो रेडियस ऑफ गायरेशन इंडिकेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। सेम मास है 5 kg दोनों का, इसका और इसका, पर इसका मास वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू ज्यादा है, इसका मास क्लोजली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू कम है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन विल इंडिकेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। If value of K is small, the same mass is closely distributed. If value of K is large, the same mass is widely distributed. तो ऐसे क्वेश्चन पहचानते आना चाहिए। फॉर्मूला बना है, सिंपल है, ध्यान देना। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का कॉन्सेप्ट समझना। दो मार्क का क्वेश्चन था। इक्वेशन देखना, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये पॉइंट मास, जिसका मास है बॉडी जितना कैपिटल है, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस mn rn स्क्वायर, जहां n पार्टिकल्स है, पर यहाँ कितने पार्टिकल है? खाली एक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला बनेगा, सिर्फ ये लेना है। तो ये है m, अब r1 की जगह डिस्टेंस कितना है उसका एक्सिस से k, तो इट इज m k स्क्वायर, बाकी नहीं आएंगे, एक ही पार्टिकल है here. Their whole mass of the body is supposed to be concentrated. तो फिर से एक बार रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन सुना। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी about a given axis of rotation is defined as the distance between the axis of rotation and the point. Point है ये point mass के फॉर्मूले सारे, ठीक है। एक मिनट, ये कनेक्ट नहीं किया तो फिर से समझा देना, शायद ऑडियो आया नहीं होगा, फिर से देखना एक बार वापस। आप फिर से देखो, रेडियस ऑफ गायरेशन का इक्वेशन बना रहे हैं, ये समझो एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये है पॉइंट मास, वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम हो जाएगा बॉडी के साथ, तो इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है? m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस mn rn स्क्वायर, ठीक है। नाउ I वैसे रिपीट, तो रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन एक बार फिर से सुन लेना। रेडियस ऑफ गायरेशन इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द पॉइंट where whole mass of the body is supposed to be concentrated so as to possess same moment of inertia. तो ये पॉइंट मास है, और ये फॉर्मूला तभी मैंने यूज करने को बोला था जब ये पार्टिकल है, सिंगल पार्टिकल रहे तो ये फॉर्मूला यूज करना। अब सिंगल पार्टिकल है जिसका मास है m, तो हम इतना ही लेंगे, तो मास की जगह आ गया m और रेडियस की जगह एक्सिस से कितना डिस्टेंस है k, तो ये हो गया k स्क्वायर। तो ये हो गया फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब पार्टिकल्स दिए, तो ये एक सिंगल पॉइंट मास है यानी पार्टिकल ही है, तो पार्टिकल का मास है m, तो m1 की जगह हमने m कर दिया, और उसका डिस्टेंस है k, तो हमने k स्क्वायर कर दिया, बाकी नहीं, एक ही पार्टिकल है। या फिर हम रेडियस ऑफ गायरेशन का ऐसे लिख सकते हैं, k स्क्वायर इज इक्वल्स टू I अपॉन m,
रूट निकाल देंगे, स्क्वायर निकाल देंगे तो रूट में डाल दो, k इज इक्वल टू अंडर रूट I अपॉन, देखो, so this is the formula for radius of gyration, k is equals to under root I upon m। देखो, तो पार्टिकल वाला फॉर्मूला लगाया, एक ही पार्टिकल है जिसका मास बॉडी के जितना ही है, पूरा कैपिटल M, तो एक ही दिया है, m1 की जगह कैपिटल M और r1 की जगह k, बाकी पार्टिकल है एक ही पार्टिकल है। so this is the formula for radius of gyration। अब इसके बाद हम एक इक्वेशन डिराइव करेंगे, वो देखते हैं, पहले एक का देखो। अब देखो, अब हम इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं टॉर्क का, ये उसका सिंबल, ठीक है। अगर आपको टॉर्क के बारे में डिटेल में देखना है तो मैंने आप लोगों को समझाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो 11th का चैप्टर है, वीडियो नंबर 9, ठीक है। ऐसे लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 11th के लिए, वीडियो नंबर 9 में देखना आप लोगों ने, तो वहां आपको टॉर्क के बारे में मैंने पूरा समझाया है, एक बार देख लेना। वहां पे सेंटर ऑफ मास भी बताया था, टॉर्क के बारे में भी समझाया है, तो हम यहाँ इक्वेशन उसका डायरेक्ट यूज करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 11th का वीडियो नंबर 9 अगर आप लोग देख लेंगे तो उसमें आपको टॉर्क के बारे में समझाया है, क्योंकि वहां हमने टॉर्क का इक्वेशन यूज किया था इलेक्ट्रिक डायपोल में। इलेक्ट्रिक डायपोल को जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वहां हमने लिखा है उसका, ठीक है। तो वो पूरा डिटेल में टॉर्क मिल जाएगा, हम अभी डायरेक्ट टॉर्क का इक्वेशन यूज करने वाले हैं। ध्यान दो, पहला फॉर्मूला लीनियर के लिए और फिर रोटेशनल के लिए, ये हम पहला वाला कर चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी लीनियर हाफ mv² और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हाफ I ओमेगा स्क्वायर। अब हम ये दूसरा वाला कर रहे हैं, लीनियर मोशन में फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ लेंगे टॉर्क इज इक्वल्स टू I इनटू अल्फा। तो ध्यान देना, अगर आपने नोटिस किया होगा तो काइनेटिक एनर्जी का ये इक्वेशन से शुरुआत की थी और ये इक्वेशन पे पहुंचे थे, तो ये इक्वेशन से शुरुआत करेंगे और ये इक्वेशन पे पहुंचने वाले हैं। टॉर्क एक बार शॉर्ट में बता देता, किसी भी बॉडी को अगर रोटेट करना है, जैसे इसको रोटेट करना है तो दो फोर्स लगाने पड़ेंगे, एक इधर और एक इधर, कपल ऑफ टू फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये आप लोगों ने देख लेना, फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे, अभी टॉर्क समझा नहीं रहे। टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो फॉर्मूला मैं डायरेक्ट यूज करूंगा। ये पहला हम लोग कर चुके हैं, यहां से शुरुआत की थी, फाइनल रोटेशनल पे पहुंचे थे। लीनियर मोशन के इक्वेशन से शुरुआत करेंगे, रोटेशनल पे पहुंचे। देखिए, तो डिराइव द इक्वेशन फॉर टॉर्क आया, तो फिर हम जो स्टेप कर रहे हैं वो फॉलो करना। 3 मार्क के लिए आएगा ये डेरिवेशन, अगर आया टॉर्क का इक्वेशन डिराइव करने के लिए तो इट कैन बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स। मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर टॉर्क का इक्वेशन आपके ध्यान में नहीं है जो हम अभी यूज कर रहे हैं, तो हम ये पूरा डिटेल में नहीं ले रहे, पहले हो चुका है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वीडियो 9 देखना आपको, तो आपको उसमें डेफिनेटली मिल जाएगा, टॉर्क का एक्सप्लेनेशन दिया है पूरा अच्छे से बाकायदा, तो देख लेना। हाँ, तो देखो, कंसीडर अ रिजिड बॉडी, यहाँ पे भी एक रिजिड बॉडी रैंडम कंसीडर करेंगे। इस एक्सिस के राउंड रोटेट हो रही, जो यहाँ से पास हो रहा, पासिंग थ्रू पॉइंट O, ये पॉइंट O, ठीक है। तो ये है समझो हाथ, ये रिजिड बॉडी रैंडम, ये एक्सिस, इसके राउंड वो बॉडी ऐसे रोटेट हो रही है। n पार्टिकल्स कंसीडर करेंगे। सपोज दिस इज फर्स्ट पार्टिकल, जिसका मास है m1, डिस्टेंस है r1। ये सेकेंड पार्टिकल, मास है m2, डिस्टेंस है r2 एंड सो ऑन। ये है n पार्टिकल, लास्ट वाला mn, और डिस्टेंस है r। इधर भी पार्टिकल सब जगह है, पर हमने अभी ये लिया। तो लिखना कैसे समझो, पहले लिखना है कंसीडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O, पासिंग थ्रू पॉइंट O, ठीक है, इतना लिखा। फिर लिखना लेट द बॉडी इज मेड अप ऑफ n पार्टिकल्स, m1 मास m1, m2, m3 एंड सो ऑन mn एट अ डिस्टेंस r1, r2, r3 एंड सो ऑन rm
फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उनका डिस्टेंस है ये, m1 का r1 है, m2 का r2 है, m3 का r3 है और mn का rn एंड सो इतना लिखना है। ऐसा ही सेम हमने उसमें भी लिखा था। तो यहाँ एंगुलर एक्सीलरेशन है अल्फा, वहां एंगुलर वेलोसिटी का काम आया था, यहाँ एंगुलर एक्सीलरेशन है अल्फा। फिर से लिखना, क्या लिखना है, 3 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंसीडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O, इस एक्सिस के राउंड ये है एक्सिस, पासिंग थ्रू पॉइंट O, उसके राउंड बॉडी रोटेट हो रही है। तो एवरी पार्टिकल विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, हर पार्टिकल कौन सा मोशन परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन विद एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा। एंगुलर एक्सीलरेशन कितना है, अल्फा, अल्फा इज द एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। नाउ फिर से देखो क्या लिखना है, कंसीडर अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O. When the body is performing rotational motion, every particle is performing circular motion. तो थीटा ओमेगा अल्फा सब क्या रहेंगे उन पार्टिकल्स के लिए सेम, ठीक है, यहाँ अल्फा सेम है, ऐसा ले रहे हैं हम लोग। Let the body is made up of n particles m1, m2, m3, mn at a distance r1, r2, r3, rn and so on. तो जैसा हमने काइनेटिक एनर्जी में लिखा था सेम वैसे के वैसे लिखा है, बट वहाँ एंगुलर वेलोसिटी लिया था, यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन लेंगे और वो सबके लिए सेम ही रहेगा, सब पार्टिकल्स के लिए, क्योंकि बोला ही था अपन ने व्हेन अ बॉडी इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन एवरी पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। कितना थ्योरेटिकल पहले लिखना है, आगे ले रहे हैं। नाउ एक पार्टिकल लेंगे जिस पे फोर्स एक्ट हो रहा है, समझो F1 फर्स्ट पार्टिकल, तो उस पे फोर्स का इक्वेशन आएगा मास इनटू एक्सीलरेशन। ये फर्स्ट पार्टिकल के लिए फोर्स का आंसर हो गया, ये है फोर्स F1, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। नाउ ध्यान देना, ये रिलेशन याद होगा आप लोगों को, रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, फोर्स टेंजेंशियल लिखा है मतलब एक्सेलरेशन भी है टेंजेंशियल, इज इक्वल्स टू r अल्फा, याद है रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, वैसे v इज इक्वल्स टू r ओमेगा था और वैसे ही तो काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में हमने ये यूज किया था, इसमें ये यूज कर, ये है रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो फोर्स बन जाएगा F1 इज इक्वल्स टू m1 a की जगह r1 इनटू अल्फा, अल्फा को 1 to 1 लिखो क्योंकि सभी पार्टिकल के लिए थीटा ओमेगा एंड अल्फा इज सेम। देखो ये समझा गया। अब टॉर्क निकालना है फर्स्ट पार्टिकल के लिए, तो फोर्स निकल गया, तो टॉर्क का फॉर्मूला याद रखना, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, पूरा लिख दे, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो लीनियर इक्वेशन, लीनियर इसकी इक्वेशन से शुरुआत किया, रोटेशनल की इक्वेशन तक पहुंचना है। तो जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी में किया था हाफ एम वी स्क्वायर से शुरुआत और v की जगह r ओमेगा डाला था, यहाँ लिखा है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, a की जगह लिखा है r अल्फा। अब अल्फा को 1 to 1 देना, तो फर्स्ट बॉडी का टॉर्क निकल जाएगा, क्या आएगा, टॉर्क ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज इक्वल्स टू फोर्स, क्या है m1 r1 स्क्वायर इनटू अल्फा और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या दिख रहा, r1, तो यहां लिखेंगे r1। तो ये इक्वेशन बन गया फर्स्ट इसका m1 r1, यहां स्क्वायर r1 ही है, फोर्स का लिखना है ना, ये m1 r1 अल्फा, m1 r1 अल्फा और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब r1, तो ये हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर इनटू अल्फा। दिस इज द इक्वेशन फॉर फर्स्ट पार्टिकल। अब सेकेंड पार्टिकल के लिए सिमिलरली लिखेंगे हम लोग, सेकेंड पार्टिकल के लिए क्या आएगा सिमिलरली, m1 की जगह m2, r1 की जगह r2 स्क्वायर और ये अल्फा, मैंने यहाँ से गलती से स्क्वायर कर दिया था, तो फोर्स का इक्वेशन ये है m1 r1 अल्फा
और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पार्टिकल का कितना है r1, तो ये r1 डाला है, तो बना है m1 r1 स्क्वायर अल्फा, m1 r1 स्क्वायर अल्फा। ये हो गया सेकंड पार्टिकल के लिए। फिर लिखना एंड सो ऑन, अच्छा डायग्राम अच्छा यहाँ लिख देते हैं एंड सो ऑन, तो n पार्टिकल के लिए आएगा mn rn स्क्वायर इनटू अल्फा। तो ध्यान दो, ये है इक्वेशन फर्स्ट पार्टिकल के लिए, ये है सेकंड पार्टिकल के लिए एंड सो ऑन, ये है लास्ट पार्टिकल। अब डायग्राम मिटा देते, डायग्राम अगर निकाल लिया होगा तो ठीक, नहीं तो नोट्स की डायग्राम सामने रख लेना। तो डायग्राम में मिटा रहा, इसको हटा देते। सेम डायग्राम हम लोगों ने इसमें भी निकाली थी, बट वहां लीनियर वेलोसिटी दिखाया था, जहां अभी अपन ने फोर्स दिखाया है। देखो, सो रिजल्टेंट टॉर्क will be equal to torque of the first particle, torque on the second particle and so on plus torque on the last particle। कॉमन क्या निकलेगा देखो, तो अल्फा बाहर आ जाएगा, देखो अल्फा कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे भी अल्फा कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा देखो m1 r1 स्क्वायर इसका सेकेंड पार्टिकल का, m2 r2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस लास्ट पार्टिकल का mn rn स्क्वायर, और कॉमन निकाल लिया हम लोगों ने अल्फा। सो टॉर्क विल बी इक्वल टू, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है पर ऐसा लिख लेना लगे तो पहले समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू 1 to n mi ri स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेफिनेशन, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, या स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये है कॉमन अल्फा, इसको लिखेंगे I, तो टॉर्क इज इक्वल्स टू I अल्फा। ये आ गया टॉर्क का इक्वेशन। देखो शुरुआत किया था फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन से, तो फोर्स की जगह आ गया टॉर्क, m की जगह आ गया I और a की जगह आ गया अल्फा, तो ये हमने निकाल लिया टॉर्क का इक्वेशन। तो डिराइव द इक्वेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी आया, तो फिर वो डायग्राम और जैसे एक्सप्लेनेशन बताया इतना करना पड़ेगा। सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी जब निकालना था तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन से शुरुआत किया, जब टॉर्क निकालना है तो उसके कंपैरिजन में फोर्स से शुरुआत करना, एक्सेलरेशन a की जगह r अल्फा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद नहीं आ रहा होगा तो पूरा एक्सप्लेन किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वीडियो 9 पर, 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं, 11th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स देखना आप लोगों ने 9th वीडियो, तो उसमें मैंने टॉर्क का समझाया है। तो ये इक्वेशन भी बताया था, टॉर्क इज इक्वल्स टू क्या रहता, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये हो गया। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर टॉर्क। इसके आगे आप कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो। ये टॉर्क का इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क के लिए आया हुआ भी है एग्जाम में, देखिए। अब 2 हो गए, अब तीसरा बचा है, तीसरा सबसे लास्ट में लेंगे। लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल्स टू mv से शुरुआत करेंगे और रोटेशनल तक जाएंगे l इज इक्वल्स टू i ओमेगा तक, तो वो सबसे लास्ट में होगा, वो बाद में। अभी ये टॉर्क का देख लेंगे। टॉर्क का अगर यूनिट देखेंगे तो बता देता, टॉर्क फोर्स का यूनिट न्यूटन, ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मीटर, न्यूटन मीटर, या फिर यहां से भी निकाल सकते हैं आप लोग। और दूसरा यूनिट देख लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, केजी मीटर स्क्वायर, और अल्फा का यूनिट है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो रेडियन जनरली लिखते नहीं क्योंकि डायमेंशन में है नहीं वो, तो ये ऐसा लिख सकते हैं रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या हो जाएंगे टॉर्क के, mLp 1, ये 2 और ये ऊपर जाके माइनस, ठीक है। तो एक यूनिट यहां से बता दिया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं यहां से। इसका केजी मीटर स्क्वायर, इसका रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, पर रेडियन नहीं लिखा है, सेकंड स्क्वायर लिखा है पर अपॉन, तो ये देख लीजिए। तो पहला यूनिट यहां से है फोर्स का न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मीटर, तो एक यूनिट ये है, या तो हम न्यूटन मीटर, एक हमने यहां से निकाला है केजी मीटर स्क्वायर इसका, और इसका है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर।
तो जब हमने अल्फा के डायमेंशन लिखे थे तो रेडियन के डायमेंशन नहीं रहते 0 0 0, तो इसलिए इसको नहीं भी लिखा तो चलता, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे बना, और ये डायमेंशन टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी याद रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आगे का कंटिन्यू करेंगे।